नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और स्पेशल बुलेटिन में आज बात करेंगे साइबर क्राइम। अगला नंबर आखिर किसका, ये बड़ा सवाल। गुनाहों की दुनिया में साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में साइबर अपराध के मामले 10 गुना तक बढ़े हैं। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में हर घंटे करीब 3 लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। रायपुर के रहने वाले देवेश बजाज कारोबारी हैं। शहर के गोल बाजार इलाके से पिता का मोबाइल चोरी हुआ। थाने में शिकायत दी, लेकिन उससे पहले ही खाते से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। शास्त्री बाजार जो मेन बाजार है यहाँ का, वहाँ पर सब्जी लेने गए थे, फ़ोन चोरी हुआ। तो ये सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। तो हमें ऐसा लगा कि चलो फ़ोन चोरी हो गया है, हमने दूसरी सिम इशू करा ली, घर में नॉर्मल होने लग गए हम भी, चलो ठीक है दूसरा फ़ोन ले लिया। लेकिन जब हम 2-3 दिन बाद बैंक गए और अपने अपने बैंक की जानकारी ली, तब हमें पता लगा कि बैंक बैलेंस एकदम ज़ीरो है। ये जब फ़ोन चोरी हुआ था, ये घटना वहाँ से शुरू हुई है। तो फिर जब 1-2 दिन 3 दिन का हम स्टेटमेंट देखे तो 1,38,000 करीबन पैसा जो है निकाल लिया गया था। रतन भंसाली धनतेरस के दिन शास्त्री चौक में सुबह खरीदारी के लिए गए थे। भीड़ में उनका मोबाइल चोरी हुआ और कुछ देर में उनके खाते से 48,000 रुपए निकल गए। मेरे पापा अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे सब्जी लेने गए थे शास्त्री मार्केट। तो वहाँ पे सब्जी लेते समय भीड़ ज़्यादा थी दिवाली की वजह से, तो थोड़ा सा धक्का मुक्की टाइप हुआ और उस बीच में पापा के जेब से मोबाइल चोरी हो गया था। मेरे को ब्लॉक कराते मैं 9 बज गई थी ब्लॉक कराते। और जब मोबाइल चोरी हुआ उसके 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर पापा के मोबाइल से यूपीआई एप्लीकेशन लोगों ने डाउनलोड किया, फिर आईडी बनाई और आईडी बना के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 4 बार में ट्रांसफ़र किए, 5,000, 2,000, फिर 10,000 की एंट्री करके 48,000 ट्रांसफ़र हुआ। साइबर मामले को लेके पुलिस 2 स्तरों पर प्रयास करती है। एक तो जागरूकता का विषय रहता है, दूसरा कार्रवाई का। इसके लिए साइबर सेल और रेंज साइबर थाना और इसके अलावा जो अलग अलग थाने हैं, सभी जगह इसमें कार्रवाई होती है। अभी जो विशेष तौर पर ट्रेंड देखने में आ रहा है, शेयर ट्रेडिंग को लेकर बड़ी मात्रा में इस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं और ऐसे लगभग 4 से अधिक मामलों में हम लोगों ने आरोपियों की भारत के विभिन्न कोनों से गिरफ्तारी भी की है और साथ ही डिजिटल अरेस्ट के भी 3 मामले अभी तक रायपुर में प्रकाश में आए हैं। उसमें भी एक प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग साइबर सेल द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक की का अमाउंट और रेंज साइबर के द्वारा 4 करोड़ से अधिक के अमाउंट को अभी तक होल्ड कराया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के बढ़ते मामले। साल 2020 में छत्तीसगढ़ में 2,295 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। साल 2021 में 7,134 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2022 में 12,295 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए। इसके बाद साल 2023 में 22,296 लोग साइबर ठगी के शिकार हो गए। ठग नई तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इसमें ठग पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करते हैं। फिशिंग स्कैम, फेक लिंक में डिटेल डालते ही पैसे गायब हो जाते हैं। जॉब स्कैम, नौकरी का लालच देकर ठगी। लकी ड्रॉ और लॉटरी में नाम आने की कहकर ठगी करते हैं। पार्सल भेजने और कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर ठगी। क्रेडिट कार्ड और लोन के नाम पर ठगी। सेक्सटॉर्शन, फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता साबित हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हर घंटे कोई ना कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा है और चिंता इस बात की भी है क्योंकि इसके शिकार होने वालों की संख्या पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा होती जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में ठगी के मामले कितने बड़े हैं, क्या कुछ तरीके हैं और आखिर कैसे इससे बचा जाए। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ठगी के मामले कितने हैं, तो मामले 10 गुना बढ़े हैं। 2022 में 12,295 साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 2023 में ये आंकड़े 22,296 हो चुका है। 2020 की अगर बात की जाए तो 2,295 साइबर अपराध के मामले सामने आए थे और 2021 में 7,000, तो वहीं 2022 और 2023 के बाद ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। और अब बात करेंगे
छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराध की, जहां फेक लिंक में डिटेल डालते ही रुपए निकल जाते हैं। इस तरह से मामले सामने आते हैं। जॉब स्कैम होता है, नौकरी का लालच दिया जाता है और पैसे गायब। और इसके अलावा लकी ड्रॉ और लॉटरी में नाम आने की कहकर भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पार्सल भेजने और कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर भी ठगी होती है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन के नाम पर भी ठगी की जाती है। तो ये तरीके हैं जहां फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी जाती है, जिसे सेक्सटॉर्शन कहा जाता है। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, साइबर अपराध के मामले किस तरह से सबसे ज्यादा हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट आता है। सबसे पहले हर दिन मासूमों से 6 करोड़ से भी अधिक की ठगी की जाती है। साल 2024 में अक्टूबर तक कुल कई मामले सामने आ चुके हैं। 2140 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। डर और बदनामी की वजह से ज्यादातर लोग बताते नहीं हैं और बड़ी धांधली का शिकार हो जाते हैं। असली नंबर इससे कहीं बहुत ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, हर दिन 6 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं स्कैमर्स द्वारा और लोग लूट रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इससे बचना कैसे है। जब बात डिजिटल अरेस्ट की आती है तो सतर्क और सुरक्षित रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल नहीं करती है किसी भी पुलिस की टीम। व्हाट्सएप या स्काइप के जरिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑनलाइन ठग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें। इसके अलावा फोन पर लंबी बातचीत करने से बचें। आप अपने आप को सतर्क रहते हुए सुरक्षित कर सकते हैं। पीड़ितों को फोन कॉल, ईमेल से संदेश भेजा जाता है। ये जो स्कैमर्स होते हैं, ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल नहीं करती है पुलिस, और ऐसे में ये जो स्कैमर्स हैं, ये ऑनलाइन ऐप, व्हाट्सएप और स्काइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अन्य भी तरीके हैं जिसके माध्यम से ठगी का शिकार किया जाता है। और साथ ही साथ अब इसको लेकर एडवाइजरी भी दी जाती है। कहा जाता है कि किसी भी तरह के जब संदेह हो तो सबसे पहले पुलिस को जानकारी दें और इग्नोर करें। ऐसी किसी कॉल और ईमेल पर ध्यान ना दें। पीड़ितों को फोन कॉल, ईमेल से संदेश स्कैमर्स द्वारा भेजा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग या फिर चोरी जैसे अपराधों में भी लिप्त होने की बात बताते हैं, जिससे लोग घबरा जाते हैं और उनकी बातों को मानने लगते हैं। ऐसे किसी कॉल और ईमेल पर ध्यान ना दें। घबराए नहीं कभी भी जब ऐसे कॉल्स आते हैं। बातचीत और फर्जी तर्कों से घबराहट हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ना ही बैंक डिटेल या यूपीआई आईडी शेयर करनी है। इसके अलावा साइबर ठग कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी भी देते हैं, लेकिन उन धमकियों से घबराना नहीं है और बातचीत और फर्जी तर्कों से घबराए बिना फोन काटकर पुलिस को जानकारी देनी है। ना ही अपने बैंक डिटेल देना है, यूपीआई आईडी शेयर करनी है। साइबर ठग कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी भी देते हैं और इन बातों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आखिर किस तरह से आप बचा सकते हैं अपने आप को, तो जल्दबाजी करने से बचें। यह भी बड़ा अहम पहलू है। सवालों का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। सवाल सुनते ही शांत रहें और सिर्फ उनकी बात सुनें ताकि आपको समझ आए। वीडियो कॉल पर कोई भी निजी जानकारी ना दें। सवालों का जवाब देने से बचना है। वीडियो कॉल पर निजी जानकारी नहीं देना है। सुनिए और बोलने से बचिए और शांत रहिए। तो ये जल्दबाजी करने से बचने की बात भी है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो देखिए, इसके अलावा हम अपने आप को और भी अलग तरीकों से बचा सकते हैं। और मुंबई पुलिस की एडवाइजरी भी इसको लेकर कहती है कि लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कभी भी संदेह होता है तो पुलिस के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणु हांडा साइबर ठगी का शिकार हो चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एलन राव जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीसीपी हैं। मीता वाधवा हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि साइबर ठगी का शिकार हो चुकी हैं। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जल्दी ही जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप सभी का। पवन दुग्गल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि साइबर अपराध के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब जो आसपास चोरी चकारी होती है लोग उससे कम डरते हैं, बल्कि साइबर अपराध से ज्यादा डरते हैं और अलग अलग मामले सामने आते जा रहे हैं हर रोज। देखिए, साइबर अपराध अब हम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और हमें समझना होगा कि कोविड-19 के बाद अब साइबर क्राइम जो है उसका गोल्डन युग यानी कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। कई दशकों तक रहने वाला है और पूरी दुनिया भर पर आप नजर डाल लें तो पाएंगे कि हर जगह जो इकोसिस्टम में लोग ब्लीड कर रहे हैं। पिछले साल लगभग $6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे दुनिया भर ने गवाए साइबर क्राइम के प्रति और इस साल 2024 के अंत तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि
$8 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे लोग गवा देंगे। तो जब इस तरीके से अब इतना रूटीन बन गया है साइबर क्राइम, तो अब चौकन्ने होने की बात ये नहीं है कि हम साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं। चौकन्ना इस बात पे होना चाहिए कि हम कैसे साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सके, और अगर हम शिकार हो जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द अपना पुनः लाइफ को वापस नॉर्मलसी की स्थिति पर ले आए। कानून अभी बहुत ज्यादा इस दिशा में हमारे को तारसंगत रूप से मदद नहीं करता। उसका रीजन ये है कि आप देख लीजिए, भारत के पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम के समर्पित कोई कानून मौजूद नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें आईटी एक्ट 2000 में कवरेज लिमिटेड सी है। हालांकि आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 ने कवरेज को बढ़ा दिया है। अच्छी बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, उसमें कवरेज साइबर क्राइम की बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी जितनी कवरेज होनी चाहिए, जितना आपको कानून में इफेक्टिव रेमेडी मिलनी चाहिए, वो कानून में नहीं हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए, और अगर आप शिकार हो भी जाते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, तो पाते हैं कि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है वो 1 से नीचे का है। तो कहीं ना कहीं आपको हताश होने की संभावना लगती है जब आप साइबर क्राइम के मामले को आप रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग जरूर करिए, लेकिन पहला वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप खुद कदम उठा सकें ताकि आप साइबर क्राइम के शिकार ही ना बने तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर शिकार बन गए तो 2 चीजों को हमेशा याद रखिए। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन। कुछ हो ना हो उस हेल्पलाइन पर तुरंत कॉल करना है, रिपोर्ट करना है। कुछ हो ना हो, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर तुरंत रिपोर्ट करना है। शिकार आप बन चुके हैं तो दुनिया को घोषित करना है कि मैं विक्टिम बन चुका हूं, और इसलिए आप इफेक्टिव कार्रवाई करें। बिल्कुल, 1930 ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सभी को याद रखने की जरूरत है। किसी भी इस तरह की स्थिति होने पर इस नंबर पर कॉल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। रेणु जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि आप साइबर ठगी का शिकार हो चुकी हैं। आखिर किस तरह से आपको परेशान किया, किस तरह से फंसाया ठगों ने, स्कैमर्स ने? क्या कुछ ट्रिक अपनाई थी उन्होंने कि सामने वाला अपने आप पैसे देता जाए? मेरे साथ कोई फोन कॉल नहीं हुआ था, ना मेरे पास ईमेल आया था। मुझे उन्होंने मार्केटिंग सर्वे के लिए इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने मेरे को बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें करिए। मैंने विलिंगली किया था, पर वो इतना जल्दी जल्दी होता चला गया सारी चीजें कि मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और 2 दिन के अंदर मैंने 11 लाख रुपए उनके खाते में खुद ट्रांसफर कर दिए। मैंने 1930 पे भी किया, साइबर सेल में भी किया, और जाके पर्सनली भी एप्लीकेशन दी, और वो सारे अकाउंट्स भी ट्रैक करवा के दिए मैंने पुलिस को, पर मेरी कोई हेल्प नहीं हो पाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ी समस्या है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्प भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है। एलन राव जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि अभी रेणु जी भी बताती हुई नजर आई कि उन्होंने कई बार शिकायत की, कितनी बार भागा दौड़ी करे, और अकेले रेणु जी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो साइबर ठगी का शिकार होते हैं, चक्कर काटते हैं पुलिस का, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिल पाता है। आखिर कहाँ पे कमी है? देखिए, नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को। जैसे पवन दुग्गल जी ने बड़ा डिटेल में साइबर क्राइम के बता दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्रिवेंशन के लिए जितने भी उपाय बताए गए, आपने अपने चैनल पे अभी बहुत कुछ बताया है, उसको अगर फॉलो अप करें, मतलब किसी भी लालच का शिकार ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कुछ भी कहने से नहीं आए, अपनी विजडम का ख्याल रखें, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर नहीं बच पाया, किसी तरह क्राइम हो गया है, तो इमीडिएटली 1930 हेल्पलाइन पर फोन करें, और साथ साथ cybercrime.gov.in जो दुग्गल साहब ने भी बताया है, ये MHA की हेल्पलाइन है। और तुरंत अगर आपका पैसा चला गया है, तो अगर आप इनको बता देंगे तो बहुत जल्दी जहां भी जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको विदहेल्ड किया जा सकता है, और बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत वो आपको वापस मिल सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब इमीडिएटली आप करेंगे, और बिना देरी किए हुए आप इसमें तुरंत रिपोर्ट करेंगे। एक अभी रिसेंटली कल एक बड़ा इंसिडेंट सामने आया है मेरे सामने, जो साइबर ठग हैं वो किसी को धमका भी नहीं रहे, ना किसी को डरा रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ वो ये कह रहे हैं आपका कहीं ना कहीं पार्सल आ गया एनडीपीएस एक्ट का और आपको केस ना बन जाए, इसलिए हम आपको मदद करना चाहते हैं। और बड़े प्यार से करीब 15 दिन तक लगातार उनसे प्यार से ये कहते रहे कि अभी हम आपके पीछे हैं और आप ये करिए वो करिए, और सब चीज उनके डायरेक्शन पे। मतलब उस आदमी की एकदम बुद्धि खत्म हो गई और अपने आप को सोचने का तरीका ही खत्म हो गया। उन्होंने इस ढंग से उसको मैनिपुलेट किया, उसको ब्रेन वॉश कर दिया, और वो उसने किसी घर वालों को भी नहीं बताया, और जितना वो कहते रहे वो पैसा उसको देता रहा। बाद में उसको पता लगा कि तो बहुत कुछ होता जा रहा है, क्योंकि वो उनका एक बहुत लिमिट होती है, वो खत्म होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कोई डरने की, या लेटेस्ट जो ट्रेंड जो कल का मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सिंपैथी से भी बात करें तो भी आपको इनके झांसे में नहीं आना है। तो ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपस में सभी लोग वेल वर्स्ड हों, और प्रिवेंटिव मेजर जितने बताए जाते हैं उनको सशक्त पालन करें और सभी को बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन्फॉर्मेशन, ये जो आप दे रहे हैं, हम अपने चैनल पे बता रहे हैं, ये मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है और उसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं। खासतौर से सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि इस प्रकार से वो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं एक आदमी को, उसका मतलब सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये सोचें, सेक्सटोर्शन का बड़ा जबरदस्त यहाँ चल रहा है कि वीडियो, जैसे आपने बताया था, फेक वीडियो बनाकर किसी लड़की के साथ में आपको, फिर वो किसी को कहने लायक नहीं होता, वो कहता है आपको सोशल मीडिया में कर देंगे, आपके घर वालों को बता देंगे। वो इतना आदमी डर जाता है, जो वो कहते हैं वो करता है। लेकिन कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर क्राइम किसी के साथ हो गया तो डेफिनेटली उसको शेयर करें, ताकि पुलिस को रिपोर्ट करें। और पुलिस की बात, रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, नो डाउट पुलिस में रिपोर्ट करने में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी भी, हमारे दिल्ली में तो हर डिस्ट्रिक्ट में थाना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम का एक सेक्शन अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा हो रही हैं, रिपोर्ट्स भी एक तरफ ज्यादा आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मामले भी जिस तरह से आ रहे हैं, हर रोज बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट आ गया, फिशिंग स्कैम आ गया, जॉब स्कैम आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर स्कैम आ गया, तो तरीके भी बदलते जा रहे हैं। ऐसे में मामले और भी ज्यादा अलग अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। मीता जी भी हमारे साथ हैं और ये भी ठगी का शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में मीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर सिचुएशन क्या क्रिएट कर दी गई कि ये ठगी का शिकार हो गए? मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था। उसमें उन्होंने क्या करा, बीएसएनएल का सिम क्रिएट करके हमारा जो सिम था उसको डीएक्टिवेट कर दिया, और सैटरडे संडे के दिन करीब 45 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट से निकाल दिया। तो जैसा कि अभी मतलब पवन सर भी बोल रहे थे और राव सर भी, कि तुरंत आप इसको रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट तो तब करेंगे जब हमें पता चलेगा। हमें पता ही चला मंडे को, क्योंकि सिम अभी आज भी पिछले 2 दिन से नेटवर्क की हालत बहुत खराब है। तो नेटवर्क हर कभी खराब हो जाता है, सिम किसी का भी वर्क नहीं करता है, तो आप कभी भी ऐसे परेशान नहीं होंगे कि आपका सिम काम नहीं कर रहा है। तो जब हम मंडे को गए कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, ऐसे बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमें तब पता चला कि हमारे बैंक से ऑलरेडी 45 लाख जा चुके हैं। उसके बाद जब हमने बैंक से इन्वेस्टिगेशन किया तो वो पूरे के पूरे पैसे रूट होके एंड अकाउंट से निकल चुके थे। मेरा एक ही इसमें कहना है, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को दोषी ठहराएं, हम हैकर्स को दोषी ठहराएं, हम सबको दोषी ठहराएं। जैसा कि अभी रेनू जी ने बोला, हमने 1930 पे कंप्लेन करा, कंप्लेन लेने को वो तैयार नहीं थे। 45 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता है, काफी बड़ा अमाउंट होता है। कंप्लेन लेने को तैयार नहीं थे, और इंसिडेंटली हमें हमारी थोड़ी बहुत जो भी पहचान थी उससे हमने जब उसे न्यूज़पेपर में निकाला अगले दिन, तब जाके वो पूरी 1930 की टीम जागी और बोली कि ये आपने क्या कर दिया, आपने तो न्यूज़पेपर में निकाल दिया, अब आपका काम नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने FIR लॉन्च किया। और हमें मतलब अगर जो साइबर क्राइम के पीछे हाथ है इंसान का है, वो भी इंसान है। बिल्कुल, फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारे यहाँ जो लीगल काम करते हैं उनसे वो ज्यादा समस्या यहाँ पर एक यही पैदा हो जाती है कि लोग ठगी का शिकार तो होते हैं। जो लोग जागरूक हैं वो शिकायत करने जाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती है। जो लोग जागरूक नहीं हैं वो चुपचाप रहते हैं, और फिर ऐसे ही और लोग और भी ठगी का शिकार होते चले जाते हैं।
तो परेशानी यहाँ पर यही आती है कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसको भी स्ट्रांग करने की जरूरत है। नीलेश, छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आपकी ओर आ रही हूँ क्योंकि आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो साल 2020 के बाद से जो आज की स्थिति है वो 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम कानून व्यवस्था देखी जाए तो कितनी कमजोर है और उसको कितना ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत पड़ती है? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें अस्मिता, तो अभी तक कोई ऐसा केस सीधे तौर पर नहीं आया है, एकाधिक का मामला छोड़ दें, कि शिकायत की गई हो और कार्रवाई न हुई हो। इस मामले में, साइबर फ्रॉड के मामले में, खासकर राजधानी रायपुर, दुर्ग और अन्य जिले के जो शहरी इलाके के खासकर जिले हैं, उन जिलों में काफ़ी तेज़ी से साइबर क्राइम पर काम हो रहा है और कई सारी यूनिटें अलग से सेल बनाई गई हैं साइबर क्राइम को लेकर, और जागरूकता को लेकर भी सप्ताह में कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में। दुर्ग में चलाया जा रहा है, रायपुर में चलाया गया, ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं। और रिकवरी का रेट भी छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आए हैं वो ये भी बताते हैं कि रिकवरी भी उतनी तेजी से की जा रही है। अभी हाल ही में एक मामला दुर्ग जिले का हुआ, वहाँ पर पकड़कर पुलिस ले आई 45-46 लाख का वहाँ का भी मामला था, 49 लाख का मामला था। तो जिसके खाते में पैसा गया था वहाँ से कुछ रिकवरी भी हुआ और जिसके थ्रू आउट हुआ तो उसको भी पकड़ कर ले आई है पुलिस। तो कुल मिलाकर यहाँ कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, इसका कोई मतलब कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और रिपोर्ट भी लिखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन एक जो सबसे चिंता वाली बात है, जो अलग अलग कारण साइबर ठगी के सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी एक मैम बता रही थी कि उनका किस तरह से हैक करके मोबाइल का उनका 45 लाख रुपए निकाल लिए गए। राव साहब बता रहे थे कुछ कारण। एक और चिंता की बात है, मैं किसी एक अधिकारी के साथ बैठा था जो साइबर फ्रॉड मामले में एक्सपर्ट हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि आज जब इस तरह के मामले आ रहे हैं तो कुछ महीनों में हमको और भी ज्यादा चिंता तब होगी जब एआई के थ्रू आउट साइबर फ्रॉड जो है वो काम करेंगे। यानी एक और परेशानी यहाँ पर एआई पैदा करती हुई नजर आएगी और ऐसे में जो मामले हैं वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। राव साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी, और क्योंकि सबसे अहम यही हो जाता है कि अभी जैसा कि आप जिक्र भी करते हुए आ रहे थे कि काफी चुनौतीपूर्ण है। अब सहयोगी ने भी मेरे ये जिक्र किया कि अब आने वाले समय में एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा ठगी के लिए, तब कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी और किस तरह से अब कानून व्यवस्था में विकास होने की जरूरत है? देखिए रीता जी, अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे एआई का बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना शुरू हो चुका है और आगे और बढ़ने की जरूरत है। तो वहां पे चांसेस पूरे हैं कि और ज्यादा इसमें सीरियसनेस हो और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है जागरूकता। हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। जैसे नीता जी अभी बता रहे थे कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आप खाली फोन पे अगर नहीं किया किसी ने तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन जो है उसमें रिपोर्ट करिए या साइबर थाना बना हुआ उसमें जाके रिपोर्ट करा के रिसीव कराइए। और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को, एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर तक आप बात कर सकते हैं। आजकल तो हर पुलिस ऑफिसर का ईमेल आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो हमें जागरूक होना जरूरी है और हमें अगर हमारे राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम ऐसे ही हम धोखा खाते रहेंगे। तो डेफिनेटली ऐसा अगर आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए सभी को मिलकर सहयोग करना है। इवन विक्टिम्स और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो और जो साइबर क्राइम को डील करने वाले हैं वो सभी मिलकर इसमें काम करेंगे तो हम साइबर क्रिमिनल्स को बिल्कुल डिफीट कर देंगे। बिल्कुल। दुग्गल साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर क्या कुछ तरीके हैं जिससे लोग अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह के मामले सामने आते हैं उसको कैसे, बहुत छोटा सवाल संक्षेप में। अपने आप को प्रॉमिस करिए कि आप भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा ना बने, अपने डेटा की उल्टी ना करें इंटरनेट पर, क्योंकि यही डेटा का दुरुपयोग कर लोग आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाएंगे। दूसरा, अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट की भावना जागृत कर लीजिए। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर तब तक विश्वास ना करें इंटरनेट पर जब तक कि स्वयं आप इंडिपेंडेंटली उसकी पुष्टि ना कर पाए। तीसरी बात, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। ये मत समझिए कि साहब मैं कुछ भी कर लूं, गड़बड़ होगी तो सरकार निपटेगी। सरकार तो निपटेगी लेकिन आपको नुकसान जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए साइबर सुरक्षित रहें, अपने डेटा का संरक्षण कर सकें, निजता का संरक्षण करें, अपने पासवर्ड्स को ज्यादा सशक्त सुरक्षित बना सकें, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड इस्तेमाल करें, फायरवॉल का इस्तेमाल करें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर ये बुनियादी आप सिद्धांतों का पालन करेंगे तब काफी हद तक आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी को। इन कुछ पॉइंट्स हैं। रेणु जी, आप कुछ कह रही थी बहुत ही कम समय में, क्या कुछ?
मैं सिर्फ दो चीजें बोलना चाहूंगी कि एक तो मैं पुलिस स्टेशन गई, मुझे वहां से कोई हेल्प नहीं मिली, वो लोग अंडर स्टाफ्ड है, एक चीज। और दूसरी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है उनके पास पता करने के लिए। मेरे साथ एक आईटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने डिटेल्स ज्यादा अच्छे से और कम समय में निकाल के दिए, बजाय साइबर एक्सपर्ट्स जो डिपार्टमेंट में है। तो मुझे ये लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने की बहुत ज्यादा बिल्कुल, जरूरत है। ये डेवलप होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, लोग सतर्क रहेंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे। इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।